डियर स्टूडेंट, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। यूरेनियम 235 और नीचे क्या ले लिया आपका 92। अगर इसे एक न्यूट्रॉन फेंक के मारा गया, 1 न्यूट्रॉन, तो सीधी सी बात आपको लास्ट में बताया गया था, एक न्यूक्लियस को अगर एक न्यूक्लियन फेंक के मारते हैं तो क्या होता है, ये 2 एटम यानी 2 न्यूक्लियस में टूट जाता है, और साथ ही साथ यहाँ से कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं आपके, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये लास्ट में बताया गया था आपको, देख लीजिए थोड़ा। तो जैसे ही इसको एक न्यूट्रॉन फेंक के मारा गया तो ये हो गया यूरेनियम 236 और 92। बट ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया आपका, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, ये अपने आप को तोड़ लेगा। तब जब ये तोड़ेगा खुद को तो क्या बनेगा, बेरिलियम, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन। क्या बनेंगे, 3 न्यूट्रॉन। 141, 56, उसके बाद क्रिप्टन का हो गया आपका 92, 36 और 3 न्यूट्रॉन बन गया आपका। अगर मैं इसके अंदर जितना मास है उसको और न्यूट्रॉन का मास देखूं और उसको सम अप कर लूँ, इसका माप उसके मैंने इसका टोटल मास काउंट कर लिया। सपोज इसका मास कितना है, m1, इसका मास और इसका मास, इन तीनों मास को मैं जोड़ दूं और इसके मास को क्या नाम दूं, m2, तो देखा जाएगा m1 इज़ ग्रेटर दैन m2। क्या देखने को मिलेगा हमें, m1 इज़ ग्रेटर दैन m2। ठीक है, देखिएगा इधर इसके मास को जोड़ लिया गया, इसका मास को देख लिया गया m1, बेरिलियम, क्रिप्टन और 3 नाइट्रोजन जो निकले, इन सब का मास जोड़ दिया गया। तो देखा गया कि m1 बड़ा और m2 क्या हो रहा है, छोटा। अब कहेंगे सर अगर मैं टोटल मास काउंट करता हूँ तो इसका मास देख पा रहे हैं, इसका मास देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ मास ऐसा है जो मिसिंग है। सपोज इसका मास है 20, AMU में काउंट होता है, इसलिए मैं AMU लिखता हूँ। इसकी वैल्यू मान लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 AMU, इसकी वैल्यू होगी 16.16 AMU मान लेते हैं। तो क्या देखने को मिला, ये टोटल 20 AMU है, अच्छा सॉरी 14.5 AMU, 1.5 AMU। तो क्या देखा गया, टोटल m1 क्या हो गया 20, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 19 AMU। यानी जैसे एक न्यूट्रॉन इसको हिट करता है तो ये अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट गए और 3 न्यूक्लियस मुझे मिल गया, 3 न्यूट्रॉन मुझे मिल गया। जब मैं इसके मास को काउंट करता हूँ, m1 काउंट करता हूँ, इसको मान लेते हैं 20 AMU, इन सब के मास को सम अप करते हैं तो इसका टोटल मास कितना होता है 19 AMU। तो क्या देखा गया कि अभी भी मुझे दिख रहा है कि कुछ मास है जो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, कुछ मास है जो आपका डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अंदर साफ साफ कहा गया है मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो आप अगर 20 ग्राम लेते हैं और टोटल आपको मिल रहा है 19 ग्राम, यानी कहीं ना कहीं आपका 1 ग्राम मिसिंग है। वो 1 ग्राम कहाँ गया, तो यहाँ पर भी देखा जा रहा है कुछ ना कुछ मास खत्म हो रहा है, कुछ मास है जो मिस हो रहा है। उस जो मास आपका कम रहा है वो इसमें ध्यान से देखिए कितना है, 1 AMU है। इसी को कहा गया मास डेफिसिट, मास डेफिसिट, स्पेलिंग देख लीजिए थोड़ा, या मास डिफेक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, मास डिफेक्ट, मास के अंदर कुछ कमी आ गई। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम क्या है, आपने सबने नाम सुना होगा, आइंस्टाइन। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, E = क्या, mc²। देखो अभी तक हम लोग ये मान के चलते हैं कि मास कैन नेवर भी चेंज, मास को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके फॉर्मूले के हिसाब से c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, E है एनर्जी और ये क्या है, मास। अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, E/c²। यानी इसमें जितना मास कम रहा है उतना मास किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यानी जैसे एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम 235 को हिट जाके किया है तो क्या बना दिया, यूरेनियम 236 और 92। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने के बाद ये जब ब्रेक हुआ तो टोटल मास जब काउंट करें तो कम आ रहा है, तो कुछ मास का डिफेक्ट हो गया। यही मास इसके अंदर हीट बन के निकलता है। आपने जितना भी सुना बम बनते हैं, आपने उसको हीट किया, या आपने सुना होगा एटम बम,
तो एटम बम क्या होता है? यही तो हो रहा है। जैसे वहाँ से क्या हुआ, कुछ मास का डेफिसिट हुआ और जितना मास कम रहा है उतना ही मास किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। और वो एनर्जी कितना टेम्परेचर राइज कर सकता है? 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का हीट प्रोड्यूस कर सकता है। 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस इतना होता है कि उसके सामने अगर एक पत्थर को रख दिया जाए तो भाप बन जाए, धुआं, इतना ज़्यादा हीट होता है। तो वही मास डेफिसिट से आपका क्या बनता है? एटम बम। ठीक है, आपको ज़्यादा हुआ तो अब कहा जाएगा सर ये कैसे हो गया? कहेंगे देखो इसके न्यूक्लियस के अंदर, देखो आप सभी को पता होगा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है? इलेक्ट्रॉन को तो चले प्रोटॉन अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो घूमते जा रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो ऐसा क्या है कि वो दोनों एक दूसरे से गुथा हुआ है, उसको सेपरेट नहीं किया जा रहा है। तो कहा गया न्यूक्लियस के बीच में ये दो न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर में जो आपका मटेरियल या पार्टिकल्स, उसे क्या कहा गया? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स कौन कौन हो गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक इनविजिबल फोर्स पकड़ के रखती है, बाइंड करके रखता है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो जब न्यूट्रॉन आके उसको हिट करता है या उसमें आगे कोई एक और बैठ गया तो वो जगह अनस्टेबल हो गया, अब वो क्या होता है? ब्रेक होता है। तो जो एनर्जी थी जिसने पकड़ के रखा था वो क्या हुआ? लूज़ हुआ, तो अलग हो गया और बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होकर निकल जाता है। वही एनर्जी अपनी इसमें कन्वर्ट हो जाती है हीट के अंदर, और वही बनता है आपका एटम बम। ठीक है, एटम बम। और ये बहुत ही मिली सेकेंड, 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से के अंदर इससे सारा काम हो जाता है, और उससे भी पहले बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट बनता है। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर थोड़ा कुछ चीज़ आपको बता दें। एटम बम क्या है? देखो एटम बम एक फीचर पे काम करता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। किस पे काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है एक बड़ा सा, मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस, ये क्या आपका बड़ा सा न्यूक्लियस, आपने क्या किया? इसको 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ दिया। न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म, जिस तरह बॉय का बॉयज़ होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है, तो अगर एक है तो न्यूक्लियस, अगर एक से ज़्यादा है तो क्या हो गया? न्यूक्लियाई। ये आप कह सकते हैं कि एक एटम को 2 छोटे छोटे एटम में तोड़ दिया। देख रहे हैं यहाँ पे 236, 92, 141, 56, 92, 36, क्या कोई भी इसके बराबर है? इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 3, 3, 1, सॉरी 2, 233/92 आएगा। फिर जितना कम रहा उतना न्यूट्रॉन के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। तो क्या देखा गया कि अगर एक हेवी न्यूक्लियस को 2 छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियाई में तोड़ा जा रहा है, तो जब ये टूटेगा तो आपका क्या होगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। बहुत ही हाई अमाउंट में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। इस फीचर को कहा गया है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर को फ्यूजन यानी क्या होता है? तोड़ देना। क्या कर होता है इसका मतलब? तोड़ देना। क्लियर है? अब कैसे इसको तोड़ने के लिए भी ना एनर्जी लगता है, इसको तोड़ने के लिए भी क्या लगता है? क्या फिर ये जब टूटेगा तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला, ये जब टूटा तो क्या हुआ आपका? सर यही होगा कि जब एक हेवी न्यूक्लियस को 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। यही आपका एटम बम है। हिरोशिमा नागासाकी पर जब आपका अमेरिका ने बम गिराया था, अमेरिका ने जब बम गिराया था तो पहला बम जो गिरा था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। उसके अंदर भी सेम एटॉमिक बम। उसके बाद उसके 3-4 घंटे बाद, एक तो 8 बजे कितना मिनट पे था, एक 11 बजे कितना मिनट पे था, तो जय फैट बॉय उसका नाम था। ठीक है, तो वो दोनों ही न्यूक्लियर फ्यूजन था, दोनों ही क्या था? न्यूक्लियर फ्यूजन था। उसके अंदर क्या था? अब देखो एक एटम पे तो काम नहीं होगा ना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इतना छोटा मैं कोई पीस ले लेता हूँ, मान लेते ये इतना बड़ा मैंने क्या ले लिया? यूरेनियम। इतना ज़्यादा यूरेनियम ले लिया, तो इसके पास कितने न्यूक्लियस हो गए? कितने एटम होंगे? सर करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़, इतना ज़्यादा होता है। पानी की एक बूंद में 20 करोड़ मॉलिक्यूल होते हैं, एक बूंद में। तो सोचो इसके अंदर कितने करोड़ इंटू करोड़ इंटू करोड़ होंगे, इतने सारे एटम। हर एटम, एक एटम इतने में टूटा। तो मान लो आपके पास 4000 करोड़ एटम है, सभी एटम इतना में टूटेगा। मान लेते सबसे क्या हुआ? एक सपोज वाली बात, इसमें जो एनर्जी होती है ना वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलती है, MEV में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकलती है। ठीक है, इतना एनर्जी एक एटम के टूटने पे निकलता है, मेगा में निकलता है। अब इमेजिन करो आपके पास 3000 करोड़ है, तो 3000 करोड़ से इसको गुना कर दो, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हीट प्रोड्यूस होता है आपका एटम बम में, ठीक है। लेकिन एटम बम उतना ख़राब नहीं है कि हीट प्रोड्यूस हो बहुत सारे लोग मारे गए। इसमें कम से कम 11 लाख लोग मारे गए थे या 12 लाख, इसमें लिखा है बुक में 12,90,000 नहीं 1,29,000 कहा गया आपके बुक के अंदर कि 1,29,000 लोग उस एटम बम में मारे गए थे। जब एटम बम ब्लास्ट हुआ तो उसे मारे गए थे, लेकिन कई लाख आदमी उसके बाद मारे गए। ये तो हीट प्रोड्यूस हुआ, चलिए वहाँ पे अपने डैमेज कर दिया, चीज़ें बिखर गई, ख़राब हो गई, लेकिन इसके बाद इसके साथ बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलता है। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर बेरिलियम निकल रहा है, नॉर्मल हो जाएगा। क्रिप्टन क्या आपका यूरेनियम जैसा पार्टिकल है, ये भी तो आपका रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। तो ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल बना, इतने ब्लास्ट के साथ ये बहुत ज़्यादा डस्ट जैसे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और दूर तक छिटक जाता है। अब जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, इससे रे निकलती है, अल्फ़ा बीटा गामा जैसे डेडली रे निकल रहा है। तो जहाँ वहाँ पे आदमी रहेंगे उसके बॉडी के अंदर, उसको बॉडी को पेनिट्रेट करके चले जाएंगे। और इसके अंदर कहा गया था, इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि आपके डीएनए के अंदर चेंज कर सकता है, डीएनए के अंदर इरर कर सकता है, और ये बहुत ज़्यादा हीट वेव होता है। तो आपके जब जीन के अंदर से पास कर रहा होता है, क्रोमोसोम के अंदर से पास कर रहा होता है, तो कुछ एरिया जल जाते हैं। इसलिए जब बच्चा पैदा हो रहा है तो बर्निंग स्किन के साथ, नोज़ बर्न है, नोज़ पर उजड़ा हुआ है, आईज उजड़ी हुई है, इस तरह से 20 साल के 30 साल लोग तो रेडिएशन से मार झेले से। तो जितना एटम बम से हीट प्रोड्यूस होता है उससे ज़्यादा तो लोग रेडिएशन से मरते हैं। समझा पाएँ इसके बारे में? ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए ऐसा एक इकलौता एग्जाम्पल यही है न्यूक्लियर फ्यूजन का। एक आपका क्या चेरनोबिल एक्सीडेंट है, फुकुशिमा एक्सीडेंट है, इसे भी सवाल आता है एग्जाम में। यहाँ पे देखिए हुआ क्या था, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि ये प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप अगर एक रिएक्टर बना लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेते हैं, तो आप उसके अंदर क्या रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल दीजिए, बहुत सारे वायर कनेक्टेड होंगे, आसपास बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी। वो जब रे उसे जाकर टकराएगा ना, तो उस रे को, वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और वही करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए किसी तरह का वेस्टेज नहीं हुआ, आपका ऐसे भी रे निकल रहा था, वैसे भी रे निकल रहा है, तब से कंट्रोल पे में निकाल रहे रे को, और सारे रे को एब्जॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे, और उस हीट से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और आप अपने इलाके में इसका यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ का एनर्जी है। लेकिन दिक्कत होता है ना कि आप जब उसको रखे हैं, बहुत सारे वायर कुछ गल गई, कोई वायर जल गया, या किसी ने कोई लापरवाही कर दी, तो वहाँ पे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमारे घर में जब शॉर्ट सर्किट हो तो एमसीबी गिर जाता है, फ्यूज़ जल जाता है। लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्टर में शॉर्ट सर्किट हो तो उसमें वैसा कोई सीन नहीं होता। मैंने क्या कहा, उसमें बहुत ही करोड़ डिग्री सेल्सियस का हीट बनता है, ठीक है, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, रिलीज़ होती है। तो जहाँ पे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में कभी एक्सीडेंट हो गया तो आपका एटम बम गिरने ज़्यादा विस्फोट होगा, लगेगा किसी ने वहाँ पे क्या गिरा दिया है? एटम बम। उसके सर्कल में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का सर्कल भी जो होंगे उनको तो बहुत ज़्यादा अवस्था ख़राब हो जाता है, और इसकी आवाज़ कम से कम 10 या 12 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, भी हाई अमाउंट से। समझ पा रहे हैं आप? यानी ज्वालामुखी फटने से भी ज़्यादा डेडली है ये न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये एक्सीडेंट हुआ था चेरनोबिल में, वहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर था, वहाँ पर भी चीज़ें क्या हो गई कि वहाँ पे जहाँ से हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा था उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया, वायर गल गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। फुकुशिमा क्या है आपका? ये आपका जापान में हुआ था शायद, तो आपको पता है, जब मेरे हिसाब से जापान में ही था, हाँ जापान में ही। तो वहाँ पे हुआ कि देखो, आप लोगों को शायद पता होगा, जापान आइलैंड का देश है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड, समुद्र आसपास गिरा हुआ है। तो वहाँ पे इस तरह से हो रहे थे, तो वहाँ पर इस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ, ब्लास्ट हुआ। अब आसपास तो समुद्र है, और जब ब्लास्ट हुआ तो उसके इतने ज़्यादा फोर्स के कारण अर्थक्वेक आ गया। आसपास पानी है तो पानी के अंदर भी झटके गए तो सुनामी आ गया। सोचो, एटम बम, सुनामी और अर्थक्वेक तीनों को एक साथ वो झेल रहा था। फुकुशिमा एक्सीडेंट है, तो इसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या कहता है? न्यूक्लियर फ्यूजन कहता है जस्ट इसका अपोजिट है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई लो और उसको जोड़कर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना लो। इस प्रोसेस को क्या कहा गया? न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, आपने एक लोहे के साथ जब दूसरे लोहे को गलाना चाहते हो और उसको जोड़ना चाहते हो तो क्या वो दोनों को गलाना पड़ेगा तब ना जुड़ेगा? तो मैं दो न्यूक्लियस को जोड़ना चाहता हूँ, ऐसे जुड़ जाएगा? आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। आप जब इसको हाई अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो दो न्यूक्लियस जुड़ के क्या होगा? एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन जाएगा। समझा पाए?
और इससे बनता है आपका, जिस तरह इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहा जाएगा इसे? न्यूक्लियर फ्यूजन। जिस तरह न्यूक्लियर फ्यूजन से एटम बम बनता था, इससे बनता है आपका हाइड्रोजन बम। और देखो ये हाइपोथेटिकल है, नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हम लोगों ने हाइड्रोजन बम बना लिया, कौन जानता है? उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने क्या कर लिया है, हाइड्रोजन बम बना दिया। इसलिए देखो कोई भी कंट्री से लड़ता नहीं है, किससे? नॉर्थ कोरिया से। जहाँ कुछ किया उसने 2 न्यूक्लियर वेपन फेंक दिया, क्या करेगा तुम? वो लोग बना सकते हैं तो यहाँ पे नहीं बना सकते। हाँ, यहाँ अब इंडिया में कुछ नहीं बना है क्या? इंडिया के पास भी न्यूक्लियर मिसाइल है, उसने कहा कि मैंने हाइड्रोजन बम मारा है, हमने हाइड्रोजन बम बना लिया, ठीक है। इसलिए देखो नॉर्थ कोरिया को लगता नहीं है। और जितने भी न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्रीज़ हैं, उनसे कोई जल्दी नहीं लड़ने जाएगा। उसको पता ये है अगर कंट्री तबाह होने गई या इसको मैं जीत जाऊंगा तो क्या कहेगा, जीतने ना मेरा हो तो तुम्हारा भी नहीं होगा, वही काम होगा। और बोलेंगे अच्छा अंत में मैं तो हार गया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, वो न्यूक्लियर वेपन दबा देगा। और जहाँ न्यूक्लियर वेपन दबा दिया तो पता है क्या होगा, सब खत्म, ठीक है। तो इसमें क्या था, हाइड्रोजन बम, ये आपका एटॉमिक बम, एटम बम से भी कई गुना, कई सैकड़ों या हज़ार गुना ज़्यादा डेडली होता है। आप कहेंगे सर इन दो न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? जितना इसके टूटने पे बनता है। यानी हाइड्रोजन बम बनाने के लिए आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एटम बम को फोड़ना पड़ेगा, जिससे उतना अमाउंट ऑफ हीट बनेगा जिससे 2 न्यूक्लियस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। समझा पाए? ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। और देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में देखो एक टूटा, इसके साथ 3 न्यूक्लियस निकले। ये 3 न्यूक्लियस क्या होंगे, इसको भी चीर देंगे, इसको भी चीर देंगे, इससे निकला तो ये क्या होगा, आसपास ये सब एटम है उसी के पास गया, फिर इसको छोटे छोटे तोड़ देंगे, इसको भी छोटे छोटे तोड़ देंगे। और ये न्यूक्लियस ऐसा एक एटम थोड़ी करोड़ों होंगे, ये 3 न्यूक्लियस इसके पास मान लेते 3000 करोड़ थे ना, ये न्यूक्लियस जाके फिर इसको तोड़ेगा, क्योंकि आपके पास 3000 करोड़ है। मान लो आपने एक बारूद का ढेर है, आपने ढेर के किसी एक छोटे से जगह पे बारूद में आपने आग लगा दी, क्या होगा? और वहाँ पे पंखा को चला दिया, तो एक छोटा बारूद का तिनका उड़ के यहाँ पे गिरा, उसने 4 को जलाया, वो जला हुआ है, वो हवा तो चल रही है, इससे उड़ के कहीं और चला गया, वहाँ पे जला दिया, वो जहाँ जहाँ जाएगा उसे जला देगा। तो सेम इसके वही मान के चलते से देखिएगा। तो जिस तरह एक और चीज़ बता रहे हैं, इसका मतलब क्या था, इसमें ना अगर एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई, अगर बारूद के ढेर में कहीं पे छोटी सी चिंगारी चली गई तो तब तक जलती रहेगी जब तक कि पूरा घर जल ना जाए। यानी ये चेन रिएक्शन है, ये क्या है आपका चेन रिएक्शन है, ये चलते ही जाएगा, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप ये जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये आपका चेन रिएक्शन नहीं है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपने जिन न्यूक्लियाई को जोड़ना था जुड़ गया ना, अब वो आगे रिएक्शन बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ, टूटा ये 3 न्यूक्लियस, देखो एक न्यूक्लियस ने ये काम किया तो 3 न्यूक्लियस है, यानी ये चीज़ फिर से 3 बार रिपीट होगी और चलता रहेगा और रिएक्शन चलता रहेगा आपका, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। बस इतना ही है, इस चैप्टर में इतना ही था।